सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। हेलो नमस्कार, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं एडी एजुकेशन। इस समय आप देख रहे हैं कोर्स 504 और कोर्स 505 की वीडियो लेक्चर सीरीज। तो अभी तक इस सीरीज में अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं उन्हें जरूर देखिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगी, तो अभी तक के सभी लेक्चर्स जरूर देखिए। आज इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और कवर करेंगे हमारा अगला टॉपिक, जो कि है कोर्स 504 का ब्लॉक 2 का ये टॉपिक है, इकाई 8 का। टॉपिक नंबर है 8.4 यानी कि 8.4। तो इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। मैथ्स का ये टॉपिक चल रहा है। तो इस टॉपिक का नाम है आंकड़ों का विश्लेषण। तो आंकड़ों का विश्लेषण ये टॉपिक का नाम है। तो एनालिसिस की बात की जा रही है आंकड़ों की यहाँ पर। तो इससे पहले आपने जाना था कि हमने आंकड़ों को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, ग्राफ्स के माध्यम से, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, इन सब चीज़ों को समझा था बहुत अच्छे से, वो आप जरूर देखिएगा। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए यहाँ बताया गया है कि जो हमने पहले समझा कि आंकड़ों को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है चित्र फॉर्मेट में, पिक्चर्स के फॉर्मेट में अलग अलग तरीके से, तो वो भी एक तरीका है। उसके जरिए भी एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है आंकड़ों का। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी टेक्निक्स हो सकती हैं जो कि आंकड़ों के विश्लेषण के लिए काम में ली जाएं। तो उस तरह की कुछ चीज़ें यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जो इसमें बताया गया है कि किसी भी, अगर हम बात करें यहाँ पर बेसिकली सेंटर टेंडेंसी के बारे में यहाँ पर समझाया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर अंक तथा प्रेक्षण आपको एक विशिष्ट मान जो कि बंटन के मध्य के अधिक समीप हो के इर्द गिर्द घूमते दिखाई देंगे। आंकड़ों के बंटन के इस लक्षण को इसकी केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी की बात की जा रही है, केंद्रीय प्रवृत्ति, जिसे आप कहीं ना कहीं परिचित हो सकते हैं। और आप इसको अभी एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा परेशान ना हो। आगे इसको एग्जाम्पल से हम उदाहरण से क्लियर करते जाएंगे। तो यहाँ सेंट्रल टेंडेंसी जो केंद्रीय प्रवृत्ति है, उसको आप ये मानिए किसी वैल्यूज का, आंकड़ों का केंद्रीय मान यानी कि केंद्रीय संख्या आप समझिए। जो केंद्र में एक संख्या होगी, अब वो क्या क्या करेगी वो हम समझेंगे। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप से तात्पर्य है उस माध्यमिक मान से है जो पूरे आंकड़ों जिससे वह संबंधित हो का प्रतिनिधि है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि उस संख्या को हम कह सकते हैं, उस माप को, जो कि जो आंकड़े दिए गए हैं उसका, उससे संबंधित हो, उसका प्रतिनिधित्व करता हो। इस तरह की एक परिभाषा यहाँ पे आप याद करके जरूर रखें, ये आपसे पूछी जा सकती है। अब यहाँ पर आगे हम प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर 2 सीरीज आपको दी गई हैं। ए में दिख रहे होंगे आपको 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और इस हिसाब से बी सीरीज है 5, 5, 9, 10, 13, 19, 17 और 18। तो 2 सीरीज यहाँ पर 2 आंकड़े दिए गए हैं बेसिकली। तो दोनों, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें यहाँ पर, तो उनका केंद्रीय मान जो होगा वो 13 होगा, 13 होगा। तो आप वैसे भी ऑब्जर्व करके देख सकते हैं इसकी जो सेंट्रल वैल्यू है, अगर दोनों ही सीरीज की बात करें तो बीच में 13 है, जो मध्य बिंदु है एक तरह से हम कह सकते हैं। तो ए और बी की अगर हम तुलना करें तो अंकों का केंद्रीय मान 13 है, तो दोनों ही का 13 है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम केंद्र सेंटर टेंडेंसी ज्ञात कर रहे हैं, जो मध्य बिंदु ज्ञात कर रहे हैं एक तरह से, उसके आसपास की वैल्यूज क्या हैं, उसके आसपास का फैलाव क्या है, कितनी जो और संख्याएं वो उसके कितना समीप हैं, कितनी आसपास हैं इसमें। तो ये इसमें बताया गया है। देखिए यहाँ पर ये बोला भी गया है कि बंटन के पूर्ण विश्लेषण के लिए हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि अंकों का केंद्रीय मान के इर्द गिर्द फैलाव और विचरण कितना है। तो यहाँ पर हमने केंद्रीय मान जो ज्ञात किया, सेंटर टेंडेंसी, वो 13 है, 13 है। उसके आसपास की वैल्यू, उसका फैलाव कितना है, उसका कितना डायमेंशन है एक तरह से, वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। जो फैलाव से आप उस तरह से समझिए, जैसे कि यहाँ पर ये इसलिए बताया गया है कि जैसे अगर हम ए डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ए में जो संख्या दी गई हैं वो बी की तुलना में जो अंक का केंद्रीय मान है 13, उसके अधिक समीप है। समीप का मतलब ये है कि यहाँ पर ऊपर की जो सीरीज है, ए सीरीज, उसमें 13 के आसपास 14 है, 15 है, 16 है। तो ये बिल्कुल 13 के बाद बिल्कुल इमीडिएट वैल्यूज हैं। और नीचे की सीरीज में आप देखेंगे 13 के बाद 19 है, 17 है, 18 है, जो कहीं ना कहीं जो वैल्यूज हैं उनमें डिफरेंस है, वो बिल्कुल करीब वाली संख्याएं नहीं है कंपेयर टू ए के, जहाँ पर ए के पास में है 13 के पास में है 14, 15, 16, जो बिल्कुल करीब वैल्यूज हैं। तो इस तरह से ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। तो इस फैलाव को, उसके आसपास की वैल्यूज को केंद्रीय मान के जो होती हैं वो भी महत्वपूर्ण समझी गई है। तो
ये इसमें बताया गया है। आगे 8.5.1 में बताया गया है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक बताए गए हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी जो है यहाँ पर एक सांख्यिकीय मापन है जो पूरे बंटन के लिए प्रतिनिधि मान की पहचान करता है। तो ये हम पहले भी समझ चुके हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी जो मध्य बिंदु है, एक तरह से मध्य संख्या है, वो क्या करती है। अब सेंट्रल टेंडेंसी का शाब्दिक अर्थ है वह अंक जहां सभी अंक केंद्रित होते हैं। तो ये शाब्दिक परिभाषा याद रखें आप। केंद्रीय प्रवृत्ति का लक्ष्य उस एकांकी अंक का पता लगाना है कि उस वैल्यूज का पता लगाना है, उस वैल्यू का, सेंट्रल वैल्यू का, जो कि पूरे समूह में सर्वाधिक प्रतिरूपी हो और प्रतिनिधि हो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ ये डेफिनेशन आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी को मापने के लिए यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक जो हैं वो 3 बताए गए हैं। इनसे भी आप कहीं ना कहीं परिचित होंगे, हम सभी ने मैथ्स पढ़ा है। तो ये हैं गणितीय माध्य, और दूसरा है माध्यक, और तीसरा है बहुलक। तो मीन मीडियन मोड जो हम बात करते हैं इंग्लिश में, वो है ये, और इसी की हम बात यहाँ पर करेंगे। तो किस तरह से आप सेंट्रल टेंडेंसी इनके माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो गणितीय माध्य, तो मीन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो अगर हम गणितीय माध्य की बात करें तो यह सामान्यतः गणितीय माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सामान्य मापक जो है गणितीय माध्य, और केवल माध्य हम इसे कह सकते हैं। तो इसे हम औसत भी कहते हैं। तो ये ज्ञात करना ये सबसे साधारण चीज है। अब आप इसको देखिए, अवर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं उनका माध्य हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए एक कहना चाहिए एक फॉर्मूला टाइप का बता दिया गया है, कि जहां पर बताया गया है कि अगर x1, x2, x3 और इस तरह से xn तक कोई वैल्यूज हैं तो उनकी हम माध्य कैसे ज्ञात कर सकते हो। तो एक फॉर्मूला ड्राइव किया है यहाँ पर, x1, x2, x3 और xn तक जो वैल्यूज हैं, जो भी संख्याएं आपको दी गई हैं उनका टोटल योग, और नीचे दी गई है n का मतलब है कोई कुल कितनी संख्याएं हैं, संख्याओं की जो आंकड़े दिए गए उनकी संख्या कितनी है। तो ऊपर होगा योग और नीचे होगी उनकी संख्या, और यहाँ पर ये आपको जोड़ का जो साइन होता है ये आप देख लें, संकलन के लिए हम जो यूज करते हैं इस तरह का साइन। तो इस तरह से ये एक फॉर्मूला दिया गया है, नीचे एग्जाम्पल इसका साथ साथ में दिया गया है, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ बताया गया कि एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में धोनी ने इतने रन बनाए हैं, जो 33, 17 यहाँ पर दी गए हैं। तो उनके रनों का माध्य स्कोर हमको ज्ञात करना है। तो अब माध्य स्कोर ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया है, देखिए जो सारे रन दिए गए हैं, जो रन बनाए हैं धोनी ने, उनको सबको जोड़ दिया गया है, और कितने मैचों में बनाए हैं। तो ये यहाँ पर ये 5 यहाँ पर मैचों की संख्या जो दी गई है 5 है। तो 5 मैचों में ये बनाए हैं, 5 रन है, तो क्योंकि तो 5 से हम इसको भाग दे देंगे, तो हमारे पास इस प्रकार प्रति मैच माध्य रन जो होंगे वो होंगे 36। तो कहना चाहिए एक एवरेज रन जो हम कह सकते हैं कि इस मान लीजिए कोई सीरीज थी उसमें इतने एवरेज रन उन्होंने बनाए हैं। तो ये एक माध्य निकालने का, गणितीय माध्य निकालने का, मीन निकालने का यहाँ पर तरीका है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, सिंपल था, मुश्किल नहीं है। अब हम चलते हैं इसी में, अगर अवर्गीकृत आंकड़े हैं हमारे पास, बारंबारता है यानी कि रिपीटेशंस हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का, तब हम क्या करेंगे। तो देखिए इसको एक उदाहरण से बताया गया है अवर्गीकृत आंकड़े किस तरह से। जैसे कि यहाँ पर एक मजदूर की दैनिक मजदूरी दी गई है 5 दिनों की, 5 अलग अलग तरह से दी गई है इसमें दैनिक मजदूरी, और दिनों की संख्या दी गई है ये इस तरह से देखिए आपकी 5 दिन जो उसको मजदूरी मिली वो मिली 120 रुपये, फिर उसके बाद 4 दिन तक मजदूरी मिली 130, 7 दिन तक अगले मिली 140, 6 दिन तक 145 और 8 दिन तक 150 रुपये उनको मजदूरी के तौर पर उस मजदूर को मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सारणी बताई गई है कि अब हमको यह ज्ञात करना है कि उसकी एक दिन मतलब किस रणजीत की जो माध्य मजदूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए दैनिक मजदूरी लिखी गई है एक तरफ 120, 130 जो ऊपर दी गई है, दिनों की संख्या लिखी गई है। तो अब हम हर दिन की मजदूरी से मतलब 5 दिन को एक दिन 5 दिन तक उससे जो मजदूरी मिली 120 रुपये उससे गुणा कर देंगे। तो इसी तरह से हर दिन की टोटल मजदूरी जो 5 दिन 4 दिन उसे मिली है दिनों के हिसाब से वो आ जाएगी। देखिए FX में यहाँ पर लिखा हुआ है 600, 520, 980, 870, 1200। तो ये कुल दिनों की मजदूरी है जो उसे लगातार मिली है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर FX प्राप्त हो गया, कुल मजदूरी प्राप्त हो गई, मजदूरियों का योग, और दिनों की संख्या 30 है, पूरी 30 दिन तक उसने काम किया है। तो 30 दिनों से हम इसको भाग दे देंगे, तो 139 रुपये जो उसकी माध्य दैनिक मजदूरी होगी वो हमें ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरह से जो अव्यवस्थित अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं उनको हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं उसका माध्य। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। 2 उदाहरण समझें, एक उदाहरण आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया गया वो आप जरूर ट्राई कीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं। इसमें वर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं उनका माध्य हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो वर्गीकृत, इससे पहले अवर्गीकृत को समझा, अब वर्गीकृत को समझ लेते हैं। तो वर्गीकृत में देखिए यहाँ पर ये होगा कि आप इस उदाहरण को समझिए। यहाँ पर एक सारणी दी गई है, यहाँ पर अंतराल दिया गया है, अंतराल आपको दिया जाएगा जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है और इसके बाद अलावा फ्रीक्वेंसी दी गई है 5, 6, 12, ये आपको दी जाएगी। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं, ये हमें पता नहीं होगा। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का तरीका ये होगा कि जो अपन को हमको जो वर्ग अंतराल दिया गया है जैसे 0 से 10, 10 से 20, तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य संख्या क्या होगी। तो 10 से 20 की अगर हम बात करें तो इसका मध्य संख्या होगी 15, बीच की जो बिल्कुल सेंटर में पड़ेगी। और 20 से 30 की बीच की संख्या होगी 25, इसी तरह से 30 से 20 की 35। तो इसी तरह से मध्य बिंदु की जो संख्याएं हैं कि मध्य संख्याएं जो हैं हर रेंज की वो यहाँ पर लिख ली गई हैं मध्य बिंदु के तौर पे। और फ्रीक्वेंसी हमको दी गई है, यहाँ पर f फ्रीक्वेंसी है, x जो मध्य बिंदु हमने ज्ञात किए हैं। अब इनको हम यहाँ पर गुणा कर देंगे बारंबारता यानी f को और मध्य बिंदु को, तो हमें f इंटू x ये संख्याएं 25, 90, 300, 280 ये सब हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो fx का हम यहाँ पर योग कर देंगे जो हमको फॉर्मूला पहले से ज्ञात है, और जो संख्याएं हैं कुल बारंबारता की वो 50 हैं। तो 50 जो संख्या हमारे पास है f की, तो उससे हम भाग दे देते हैं, जो बिल्कुल फॉर्मूला सिंपल है। तो इस तरह से ये वर्गीकृत जो आंकड़े होंगे जब रेंज में दिए गए हों, तो इस तरह के वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम इस तरह की टेक्निक अपनाकर यहाँ पर हल प्राप्त कर सकते हैं, माध्य प्राप्त कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल एक और दिया गया है और उसको आप सॉल्व करके देखें प्रैक्टिस के लिए। तो ये हमने सब जान लिया यहाँ पर माध्य कैसे निकालते हैं, वर्गीकृत का, अवर्गीकृत का, सभी आपने देखा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर आगे की तरफ। इसमें कुछ पॉइंट भी बताए गए हैं, जैसे कि सामान्य अगर माध्य जो सर्वाधिक विश्वसनीय केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक होता है, यदि कोई असाधारण दूरतम अंक ना दिया गया हो, कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो आप पढ़ लीजिएगा इसमें। और जैसे कि माध्य है मान लीजिए, और हमें जो आंकड़े दिए गए हैं तो उसकी संख्या में अगर हम वृद्धि करें या कमी करें आंकड़ों में, तो माध्य जो होता है, माध्य प्रत्येक अंक के साइज से प्रभावित होता है। तो यहाँ की यदि हम एक अंक में c इकाइयों की वृद्धि की जाए या तो माध्य में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें अगर कुछ आंकड़े बढ़ाए जाएं, कमी की जाए, तो उसमें माध्य में परिवर्तन भी होगा, ये याद रखें। और इसमें यह भी बताया गया है कि यदि मान लीजिए कि हर संख्या में कोई संख्या जोड़ दी जाए, मान लीजिए इसमें लिखा गया है कि एक समूह है जिसका माध्य x है, अब उसमें अगर एक अचर c जोड़ दिया जाए हर संख्या में, तो जो माध्य होगा हमारा वो x प्लस c हो जाएगा। यानी कि हर संख्या में अगर कोई संख्या जोड़ दी जाए तो हमारा माध्य भी उसी के अनुसार बढ़ जाएगा। ये आप खुद भी करके देख सकते हैं। तो कुछ पॉइंट बताए गए हैं जो आप पढ़िएगा, यहाँ पर माध्य निकालने के तरीके आप याद रखिएगा जो आपसे पूछे जाएंगे। अब हम चलते हैं माध्यक की तरफ। अब देखिए माध्यक का मतलब ये है कि जैसे मीन हमने समझा, मीडियन को समझते हैं, मीडियन क्या है। तो माध्यक में ये होता है कि हम आरोही या अवरोही क्रम में आंकड़ों को रखते हैं और उसके बाद फॉर्मूले लगाकर हम कुछ फॉर्मूले यहाँ पर बताए जाएंगे आपको, वो आप उसका माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि अवर्गीकृत आंकड़ों का हम माध्यक कैसे निकालेंगे। तो ये याद रखें, अवर्गीकृत का अलग से निकलता है, वर्गीकृत का अलग से। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालने के लिए यहाँ पर विधियां बताई गई हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो भी आंकड़े दिए जाएं, जो भी वैल्यूज दी जाएं, उसको आप या तो आरोही क्रम में रखिए या फिर अवरोही क्रम में आप व्यवस्थित रख लीजिए। तो उसके बाद हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। आप यहाँ पर दो आपको फॉर्मूले दिए गए हैं। यदि n, यहाँ पर n मतलब कि जो संख्याएं दी गई हैं उसकी कुल संख्या, जो आपको आंकड़े दिए गए हैं, जो वैल्यूज दी गई हैं उसकी संख्या को हम कुल संख्या कितनी है उसको n से निरूपित करते हैं। तो स्थिति एक के अनुसार यदि अगर हमारे कुल आंकड़ों की संख्या जो है वो विषम है, n यानी कि विषम है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे जो आपको दिखाई दे रहा होगा, 1/2 n+1 वाला जो फॉर्मूला है उसको लगाएंगे। और स्थिति 2 में आप देखिए अगर n की संख्या सम है तो हम मध्य बिंदु प्राप्त इस तरह से करेंगे, 1/2 n/2 का जो जगह होगी उसकी वैल्यूज लेंगे और n/2+1 वा जो प्रेक्षण है यानी कि उसकी उससे जो वैल्यू, उस स्थान पर जो वैल्यू होगी उसको जोड़ देंगे। तो आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। तो दो फॉर्मूले याद रखिए, यदि सम है तो ये फॉर्मूला और विषम है तो वो फॉर्मूला। तो अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर विद्यालय में 10 शिक्षकों की आयु दी गई है।
देख सकते हैं आप 37, 34, 52, 45। तो ये सभी शिक्षकों की आयु है, 10 शिक्षकों की। अब इनको हमने आरोही क्रम में लगा दिया है, 31, 34, 36, इसको क्रमबद्ध कर दिया है, आप देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हमने किया। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ कुल जो संख्या है शिक्षकों की वो कितनी है, 10। तो n यहाँ पर हो गया 10। तो अब हमको ये पता चल गया कि जो हमारी शिक्षकों की संख्या है वो n यानी कि 10 है, जो कि एक सम संख्या है। तो अब हमको यहाँ n अगर 10 है तो इसके हिसाब से हमें वो फॉर्मूला लगाना है जो हमने पहले देखा था, 1/2 n/2 वाला जो फॉर्मूला है जो आपने देखा था, वो आप यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए n/2 का मतलब होगा 10/2, अगर हम करते हैं तो 5 आएगा, और n/2 + 1 करेंगे तो 6 आएगा। तो यानी कि 5वें और 6वें नंबर पर इस सीरीज में जो संख्या है, अगर डायरेक्टली मैं बोलूँ तो यहाँ पर 40 और 41 यानी कि 40 और 41 है, वही यहाँ पर जोड़ी गई है। तो 40 + 41 को यहाँ पर जोड़कर ये हल किया गया है, तो 40.5 यानी कि शिक्षकों की माध्यक आयु यहाँ पर 40.5 वर्ष होगी। तो ये सम अगर है n, तो ये फॉर्मूला लगाकर हमने उदाहरण से आपको समझाया कि किस तरह से आप करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, आप इत्मीनान से समझें, समझिएगा इसको। आगे चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ विषम वाला हम जानेंगे। अगर n अगर विषम है तो यहाँ एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारतीय टीम द्वारा जो रन बनाए गए वो इस प्रकार हैं, यहाँ पर दिए गए हैं। अब इनको हमने आरोही अवरोही क्रम में लगाया है, यानी कि घटते क्रम में। तो 95, 55, 40, 38, तो इस तरह से लगाया। और जो कुल रन बनाए गए हैं वो उनकी संख्या है n, यानी कि n मतलब 11 मैचेस में ये रन बनाए गए हैं, एक तरह से 11 टाइम पर। तो 11 यहाँ पर संख्या है, मैचों की संख्या। तो ये विषम है, तो विषम में जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा 1/2 n+1। तो वही यहाँ पर किया गया। देखिए 1/2 n हमारा 11 है और +1 कर दिया है, तो 6वां स्थान हमें प्राप्त होगा। और 6वें स्थान पर जो वैल्यू आप देख सकते हैं वो है 22 नंबर अवरोही क्रम में लगाने के बाद। तो यहाँ पर माध्यक जो रन होंगे वो होंगे 22, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये विषम का उदाहरण था। उससे पहले सम का उदाहरण समझा। फॉर्मूले याद रखें, बड़ी आसानी से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों की तरफ। तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए भी यहाँ पर ये बताया गया है कि हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए यहाँ पर एक हम डायरेक्ट उदाहरण से समझेंगे। चरण आप बाद में, चूंकि आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं, तो आप चरण तो यहाँ पर खुद ही लिख सकते हैं, पहले आप एग्जाम्पल से ये समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर प्राप्तांक दिए गए हैं विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। अब यहाँ पर हम संचयी बारंबारता का उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर ये चीज़ करेंगे कि इसमें उदाहरण दिया गया, देखिए कि यहाँ विद्यार्थियों की संख्या 6, 5, 10 आप देख सकते हैं। और संचयी बारंबारता हमने कैसे बनाई है, 6, फिर उसके बाद 6 को 5 से जोड़ दिया, फिर जो आया उसमें 10 जोड़ दिया। तो इस तरह से संचयी बारंबारता बनाई गई है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या हो गई 39, और संचयी बारंबारता तो है ही। तो अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर हम ज्ञात करें, चूंकि जो हमारी संख्या है n वो 39 है, जो कि एक विषम संख्या है, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर n+1/2 वाला, यानी कि 1/2 n+1 वाला। तो यहाँ पर उसके जरिए हमारा को प्राप्त होगा 20वां स्थान। तो 20वें स्थान पर जो वैल्यू होगी वो हमारा माध्यक होगा। तो अब इससे देखिए क्या हो रहा है, 20वें स्थान पर अगर हम देखें, यहाँ पर आप गौर से देखिए, तो यहाँ पर अगर संचयी बारंबारता में देखें 21 जहाँ लिखा हुआ है 21, और जो यहाँ पर चूंकि 20 तो है नहीं, तो उसके सबसे करीब है 21 यहाँ पर। तो उस स्थान की रेंज में अगर हम देखें तो विद्यार्थियों की संख्या है 10 और प्राप्तांक है 18। तो ये हमारी वो बीच की वैल्यूज हैं जो हमें मदद करेंगी इस आंसर को प्राप्त करने में। तो उसी के अनुसार हमने 18 प्राप्त किया है, आप इसको देखेंगे। 20वें स्थान पर हम बात करें तो यहाँ संचयी बारंबारता में 21 है, 20 तो नहीं है पर 21 सबसे क्लोज है। तो इस पोजीशन को हम लेंगे और इसी की दिशा में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्राप्तांक 18 है। तो 18 ही हमारा यहाँ पर एक तरह से आंसर होगा, जो कि दर्शाया गया है इसमें। तो इस तरह से हम माध्यक ये ज्ञात कर सकते हैं। तो अंकों का माध्यक जो होगा, माध्यक के स्थान वाला अंक 18 है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, स्थान हमने 20वां प्राप्त किया, और 20वां के करीब जो 21वीं स्थान है उसके अनुसार हमने पोजीशन देखी इस टेबल में और ये आंसर निकाल लिया। तो ये है अवर्गीकृत के लेकर, तो इसको आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पर
वर्गीकृत के तरफ चलते हैं। यहाँ पर आगे की तरफ वर्गीकृत का जो उदाहरण है, तो ये देखते हैं अभिकृत के बाद वर्गीकृत के बारे में। तो देखिए वर्गीकृत का माध्यक आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो वर्गीकृत जैसे कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि यहाँ पर अंतराल दिया होता है। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सारणी में 30 से 39 के बीच, 40 से 49, तो 10-10 का अंतराल हम मानेंगे। यहाँ पर 10-10 का अंतराल दिया गया है और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है यहाँ पर F जो कि है, और संचयी बारंबारता हम निकाल सकते हैं। जोड़ते जाइए, एक को 3 से, 3 के बाद 4 होगा, 4 में फिर 8 जोड़िए, इस तरह से ये संचयी बारंबारता आती है। तो यहाँ n हमारा कितना है, विद्यार्थियों की संख्या 50, जो कि एक सम है। अब इसके लिए एक अलग ही फॉर्मूला है यहाँ माध्यक के लिए, तो वो आप समझ लीजिए। यहाँ पर इस तरह की चीज़ के लिए जब वर्गीकृत आंकड़े हों तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला माध्यक का रहेगा। ये देखिए फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, LM प्लस ये n/2 माइनस F अपॉन FM XI। तो इन सब की बताया गया है कि LM क्या है, FN क्या है। तो LM है उस वर्ग का अंतराल जो ठीक निचली सीमा जिसके माध्यक स्थित होता है वो है। N अंकों का योग है, N को हम जानते हैं। F जो है LM से नीचे वाली बारंबारताओं का योग है। आप घबराइए मत, इसको एग्जाम्पल से समझिएगा, मैं आपको अभी बिल्कुल क्लियर कर दूंगा यहाँ पर। तो FM जिस वर्ग का अंतराल माध्यक में स्थित होता है, और I यानी कि वर्ग अंतराल की लंबाई। तो अब इसको उदाहरण से समझिए, सब चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। अब देखिए यहाँ पर n जो है हमारा फॉर्मूले में, तो वो है विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो वो हमको पता है 50 है, ऊपर दी गई है 50 है जो विद्यार्थियों की संख्या। और उसके बाद अगर हम माध्यक याद करें इसका, तो वो 25वां और 26वां स्थान होगा। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर n यानी कि सम है, तो 1/2 n+1 वाला हमारा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो उसके अनुसार 25वां और 26वां स्थान हमको प्राप्त होगा। n जो हमारा फॉर्मूला है सम वाला, उसको याद रखिएगा, फॉर्मूले आपको काम देंगे। 1/2 n+2 जो है, उसके बाद n+2+1 वाला जो फॉर्मूला है, उसके अनुसार यहाँ पर 25वां और 26वां स्थान हमारा माध्यक हमको प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो यहाँ पर उसी के अनुसार अब 26वां और 25वां और 26वां जो स्थान है, तो यहाँ पर सबसे करीब जो संचयी बारंबारता है तो 27 है, क्योंकि 25-26 के सबसे करीब 27 है। तो 27 वाला जो रेंज है वो है 60 to 69, यानी कि 60 से 69 के बीच में। ये बिल्कुल क्लियर है। अब इसके अनुसार हम देख सकते हैं LM यानी कि वर्ग अंतराल जो 60 से 69 वाला है, उसकी ठीक निचली सीमा हम लेंगे 59.5, यानी कि 60 से बिल्कुल छोटी एक तरह से हमने ली है इसमें, जो कि हमको LM में लिखना है। उस परिभाषा में भी लिखा है अंतराल के ठीक निचली सीमा जिसमें माध्यक स्थित हो। तो अंतराल की ठीक निचली सीमा है ये, जो इसमें माध्यक स्थित है वो है 60 से 69, उसकी निचली सीमा 59.5। अब F यहाँ पर 12 है। F का मतलब ये है कि परिभाषा में बताया गया LM से नीचे वाली बारंबारताओं का योग। तो LM हमारी जो है वो आपने देखी कि 60 से 69 के बीच वाली रेंज है। 27 जो दिख रहा है आपको, तो उसके ठीक ऊपर तक की जो भी संख्याएं उनका योग 12 है, आपको दिख भी रहा होगा। उससे पहले 12 तक का योग है संचयी बारंबारता में, तो ये 12F ऐसे हमको प्राप्त हुआ है। अब उसी के सामने FM है, तो FM यानी कि 15 जो विद्यार्थियों की संख्या आपको दी गई है, 15 यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसी 27 के सामने देखिए F में, और I जो है यहाँ पर I यानी कि 10, तो वर्ग का अंतराल जो है 30 से 39 के बीच में, 40 से 49 के बीच में, ये 10 का अंतर है। 9 मत समझिएगा इसको, पहले हम क्लियर कर चुके हैं, या 10 का अंतराल कहा जाता है इसको। तो इस तरह से हमें सारी वैल्यूज यहाँ पर कौन सी चीज़ क्या है, N क्या है, FM क्या है, LM क्या है, ये यहाँ पर क्लियर हो गई है। तो इसको बस अब आप वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रख दीजिए जो ऊपर दिया गया है, और आपको आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल इत्मीनान से इसको एक बार और समझिएगा, समझा दिया गया है, लेक्चर्स को सुनिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कौन सी चीज़ क्या है। तो यही स्टेप्स यहाँ पर नीचे दी गई हैं, कुछ खास नहीं है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो स्टेप्स तो आप बिल्कुल वही के वही लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम बेसिकली माध्यक के बारे में कुछ पॉइंट भी बताए गए हैं। माध्यक वह अंक है जो प्रेक्षणों को आरोही अवरोही क्रम में लगाने पर ठीक बीच में होता है। तो ये हमको पता है कि बीच का अंक होता है जब हम क्रम में व्यवस्थित का माध्यक एक स्थान धारक प्रेषण है, जिसी कारण से किसी दूरस्थम अंक से यह प्रभावित नहीं होता। तो जैसे कि हमने पहले देखा था मीन में, यहाँ पर इसमें ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अगर आप किसी वैल्यूज में बढ़ोतरी भी कर देते हैं तो आपका माध्यक वही रहेगा, बदलेगा नहीं। बंटन में अत्यधिक छोटे और बड़े अंक हैं हो तो जिनसे माध्य प्रभाव पड़ता हो, तो ऐसी स्थिति में माध्यक को प्राथमिकता दी जाती है। तो अगर
बहुत छोटे और बड़े अंक हम ले रहे हैं सीरीज में, तो उससे माध्य निकालने में दिक्कत आती है, तो माध्यक को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। तो ऐसी केंद्रीय प्रवृत्ति सी क्रममान की जब आवश्यकता हो जब हमें, तो माध्यक का उपयोग किया जाता है। अब आखिरी में चलते हैं बहुलक की तरफ। बहुलक मीन मीडियम हमने समझ लिया, मोड की तरफ चलते हैं। तो मीन मीडियम यानी कि माध्य और माध्यक के अतिरिक्त केंद्रीय प्रवृत्ति ज्ञात करने का एक और मापक है जिसे बहुलक कहा जाता है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप करने के लिए इसकी हम एक उदाहरण से समझेंगे कि कैसे इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है, जूतों के साइज दिए गए हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 और बेचे गए जूतों की संख्या दी गई है। तो 5 नंबर के कितने बेचे, 6 नंबर के कितने बेचे, यहाँ पर नीचे लिखा गया है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम बेचे गए जूतों का माध्य हम जब ज्ञात करना चाहेंगे तो हम इस तरह से करेंगे। कुल बेचे गए जूते जिनका योग है 192 और विभिन्न साइजों की संख्या यानी कि टोटल साइज की संख्या आप काउंट करेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि 6 हैं, 6 साइज के जूते बेचे गए हैं। तो उससे भाग दे देंगे तो 32 जूतों के जोड़े यहाँ पर हमको प्राप्त होंगे। तो क्या ग्राहकों को सबसे बड़े ग्रुप की मांग को यह पूरा कर सकेगा, यह पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए विवरण आगे दिया गया है कि अगर हम दुकानदार को देखें 6, 7, 8 साइज वाले जूते अधिक लेने का उसने निर्णय लिया और जूतों का साइज जो जिसके सर्वाधिक ग्राहक हैं वो है 7। तो यहाँ पर बात की गई है कि अगर दुकानदार जूतों के उस साइज को देख रहा है जिसकी बिक्री सबसे ज्यादा है तो यह आंकड़ों के लिए एक प्रतिनिधि मान का काम करेगा। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है, जिस साइज के जूते ज्यादा बिक रहे हैं उसको अगर देखकर चल रहा है तो वही उसके प्रतिनिधि मान का काम करेगा और यही प्रतिनिधि मान को आंकड़ों का बहुलक कहा जाता है। तो बेसिकली हमें कुछ परिभाषा निकल कर आएगी यहाँ पर कि अंकों के एक समूह का बहुलक का अंक वह है जो सबसे अधिक बार आया हो। तो बहुलक वही कहा जाएगा जो अंक किसी सीरीज में, किसी अंकों के आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आया हो। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आपको अच्छे से। यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं, भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों की आयु दी गई है आपके सामने। अब एक समान आयुओं के साथ साथ रखते हुए आयुओं को व्यवस्थित किया गया, हमने यहाँ पर व्यवस्थित किया, इसको एक क्रम में लगाया और जो संख्या सबसे ज्यादा आई है वो है 24। तो यहाँ पर 24 जो अंक है वो सबसे ज्यादा आया है सीरीज में, तो यही कहलाएगा हमारा बहुलक। तो इस तरह से बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। आगे इसमें कुछ उदाहरण दिया गया है, प्राप्त किए अंक दिए गए हैं एक उदाहरण में और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है कि कितने विद्यार्थियों ने कितने अंक यहाँ पर प्राप्त किए हैं। तो 3 ने जैसे 10 प्राप्त किए, 4 ने 12 प्राप्त किए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये लिखा गया है कि इसके लिए एक बंटन में बहुलक तथा एक से अधिक बहुलक भी हो सकते हैं, ये आप याद रखें। जो रिपीटेशन ज़्यादा हो सकता है, प्रेक्षणों की संख्या अगर बड़ी होती है तो ऐसा हो सकता है। तो हम एक अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी मिलान चिन्हों के प्रयोग से बना सकते हैं और बंटन का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें कुछ एक चीज़ और पॉइंट बता गए हैं कि एक पूर्ण सममिति बंटन में बहुलक का लगभग मान परिकलित करने के लिए एक सूत्र बताया गया है। बहुलक 3 इंटू माध्यक जो हमको ज्ञात हुआ है और 2 इंटू माध्य। तो जब हमें मीन मीडियन मोड एक साथ निकालना हो तो सबसे हम बहुलक निकालने के लिए हम 3 इंटू माध्यक कर देंगे जो हमको ज्ञात हुआ है और 2 इंटू माध्य कर देंगे और उसको आपस से घटा देंगे तो हमें ये ज्ञात हो जाएगा। जब हम यह जानना चाहते हैं कि सर्वाधिक प्रतिरूपी स्थिति कौन सी है तो हम बहुलक का उपयोग करते हैं। और बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का अस्थायी मापक है और बहुलक बंटन का एक अंक होता है, बारंबारता नहीं। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये सीरीज का एक अंक होता है, बारंबारता में एक बारंबारता नहीं होती है, ये अंक होता है एक सीरीज में। तो बहुलक बिल्कुल सिंपल था इसको निकालने का तरीका। तो हमने ये तीनों समझ लिए हैं यहाँ पर, आप इनको बिल्कुल स्टडी कीजिएगा और इसके क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिएगा। ये अच्छे टॉपिक हैं, इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस क्लास को बस हम यहीं तक रखते हैं, आप इत्मीनान से समझिए और अगले लेक्चर्स में हम अगले टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अगर लेक्चर्स आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, मदद कर रहे हैं आपकी, तो जरूर लाइक कीजिए, इन्हें शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और जुड़े नहीं हैं चैनल से तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को साथ में जरूर दबाइए जिससे हर वीडियो की जानकारी आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।